हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वर्ब के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। सो आज वर्ब के कुछ बेसिकली यूज होते हैं जो कि वर्ब से मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो जो हमारा रूल नंबर 1 होगा, आज हम जानेंगे कि वर्ब्स के कुछ रूल होते हैं कि इसका सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ पे करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज कहाँ पे करेंगे, तो उसका डिस्कस करना है हमें, ठीक है। सो हम देख रहे हैं पहले इन नंबर ऑफ का यूज। इन नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, यानी कि कर्ता के तौर पर यूज होगा ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि इसके साथ प्लूरल लगाना है या सिंगुलर लगाना है। तो याद रखिए कि ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, यानी बहुवचन की क्रिया यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जबकि द नंबर ऑफ के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, सो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are participating in the drum, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रामा, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया। सो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, जब एरर देगा तो आर की जगह पे क्या दे देगा, आपको इज दे देगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ए नंबर ऑफ यूज हुआ रहता है तब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, यानी कि आर लगाया जाएगा, ठीक है, वेयर लगाया जाएगा। सो इस बात को हमें याद में रखना होता है। अब द नंबर ऑफ का किस तरीके से यूज करते हैं, तो द नंबर ऑफ का यूज करते हैं कि जब वर्ब कैसी हो, सिंगुलर हो, ठीक है, यानी कि इसमें हम वर्ब को क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ students is decreasing day by day, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक। सो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्या रहता है कि दोनों में स्टूडेंट्स है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ से। तो अगर ए नंबर ऑफ दिया है तो आप प्लूरल यूज करेंगे और द नंबर ऑफ दिया है तो सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। इतना सा हमारा ये रूल था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की, दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल है हमारा परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ से रिलेटेड। परसेंट ऑफ क्या होता है कि हमारा इसके साथ हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर रहती है, लेकिन इसमें कैसी रहती है, इसके साथ रहती है प्लूरल, ठीक है। कैसी वर्ब रहती है, प्लूरल वर्ब रहती है। क्लियर। एग्जाम्पल में देखते हैं, परसेंट ऑफ एक सेकंड रुकना। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखें हम, 90% of the land is cultivated, ठीक है। इस तरीके से एक सेंटेंस लिख दिया गया। तो हमें याद रखना होगा कि जब भी परसेंट ऑफ यूज होता है तो हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक। इन केस इसी की अगर हम दूसरे
स्थान पर देखें तो परसेंटेज ऑफ का जब भी यूज होगा तो परसेंटेज ऑफ में हम क्या करते हैं कि प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दी परसेंटेज ऑफ पीपल हु बिलीव इन गॉड इज वेरी हाई, ठीक है। आपको इस तरीके से सेंटेंस दे देगा तो क्या करेंगे कि जो भी परसेंटेज ऑफ है तो परसेंटेज ऑफ के अकॉर्डिंग हमें लगाना है प्लूरल वर्ब, ठीक। ये तो इसका हु बिलीव इन गॉड ये आपका इसका वो विशेषता बता रहा है, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन हो जाता है। बट लेकिन इसके बाद हम किसके लिए कौन सी क्रिया का यूज कर रहे हैं, इज का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इज का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, यानी कि इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो ये गलती हमें काफ़ी दे दी जाती है कि परसेंटेज ऑफ के बाद इज का यूज कर दिया जाता है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। हमें इज का यूज नहीं करना होता, हमें किसका यूज करना होता है, प्लूरल, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। सो ये हमारा परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ था। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड था, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है और उससे पहले कोई बंच ऑफ लगा दिया जाता है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम उसको प्लूरल नहीं लिखते, हम कैसा लिखते हैं, उसको सिंगुलर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखें ए बंच ऑफ keys are lying in the bed, ठीक है, यानी कि एक चाबियों का गुच्छा किस पे पड़ा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया कि ए बंच ऑफ कीज के बाद क्या लगा दिया, आ लगा दिया, बहुवचन कर दिया इसको, ठीक। लेकिन याद रखना होगा कि गुच्छा कितना है, एक ही है, चाबियों कितने गुच्छे हैं, एक हैं, यहाँ पे 2 बंचेस ऑफ नहीं कहा गया है। अगर 2 बंचेस ऑफ कर दिया जाता तो हम यहाँ पे आर लगा देते, लेकिन चाबियों का एक गुच्छे के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे हम आर न लगा के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सो ए बंच ऑफ हमें याद रखना होता है कि ए बंच ऑफ के बाद कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है, ठीक है। सो ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले नियम के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, ठीक है। सो अगला नियम हमारा है कि यदि वाक्य में नाउन तथा प्रोनाउन के लिए केज इन अपोजिशन फ्रेज का यूज किया जाता है, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, केज इन अपोजिशन फ्रेज का, ठीक है। तो उसके बाद जो क्रिया आती है, पहले हम केज इन अपोजिशन यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्या आती है, उसकी कोई क्रिया आती है। तो जो क्रिया आती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि नाउन केज इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया गया, आई द टीचर ऑफ इंग्लिश, आई द टीचर ऑफ इंग्लिश इज ट्राइंग टू हेल्प देम, ठीक है। मैं जो कि इंग्लिश का एक टीचर हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। सो यहाँ पे आई के बाद जो द टीचर ऑफ इंग्लिश आया है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आई की विशेषता बता रहा है। तो जब ये आई की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन इन केस अपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, नाउन इन केस अपोजिशन हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक गलती कर दी कि नाउन इन केस की इंग्लिश के बाद मैंने इज लगा दिया, किसके अकॉर्डिंग लगा दिया, नाउन केस इन अपोजिशन के बाद लगा दिया, ठीक है। किसके बाद लगा दिया, नाउन केस इन अपोजिशन के बाद मैंने क्या लगा दिया, इसमें इज लगा दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा, ना कि इज लगेगा। तो आई
द टीचर ऑफ इंग्लिश एम ट्राइंग टू हेल्प दैम, इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, सो इस बात को याद रखिएगा कि केजन अपोजिशन के बाद हमेशा जो क्रिया होगी, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और किसी के अकॉर्डिंग नहीं आती है। क्लियर? चलिए, ये था हमारा नाउन केजन अपोजिशन से एक रूल था। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरे रूल की, दूसरे नियम पर आते हैं। जो दूसरा रूल है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने आपको नाउन बताया था, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी कि जब भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड है, जैसे कि ईच, ठीक है, एवरी, इस तरीके के अगर कोई वर्ड हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होते हैं वाक्य में, तो इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, एक वचन क्रिया का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस बोल दिया जाए, एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू द पिकनिक, हर विद्यार्थी पिकनिक पर जा रहा है, ठीक है। सो एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू द पिकनिक, एवरी के बाद हमारा क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक। ऐसे ही ईच बॉयज एंड ईच गर्ल इस तरीके से यूज हो जाए, जैसे सेंटेंस बोल दिया जाए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू द पिकनिक, ठीक। तब भी हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आर लगा दिया। अब हमने आर क्यों लगा दिया, हमने बॉय एंड गर्ल हमने देखा कि कंबाइन हो गया, बहुवचन हो गया, तो इस वजह से आर लगा दी, लेकिन ये गलत है क्योंकि इससे पहले क्या लगाया गया, ईच लगाया गया। तो जब भी ईच लगाया जाएगा, जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैं एक बार आपको बता चुका हूँ पहले भी। इसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड दूसरे नियम की। देखिए क्या होता है कि कभी कभी एवरीवन वगैरह का यूज कर दिया जाता है, एवरीवन ऑफ देम करके, ठीक है। कैसे यूज कर दिया जाता है इसका, कर जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, एवरीवन ऑफ देम, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, एवरी वन ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक। सो यहाँ पे हमें लगने लगता है कि एवरी वन यूज हुआ है, फिर इसके बाद दैम यूज हो गया, बहुवचन यूज हो गया, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, एवरी वन ऑफ देम वगैरह जब भी यूज होता है तब भी हम किस तरीके का यूज करते हैं, इज ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सो ये कुछ रूल थे डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की। चलिए जो हमारा अगला नियम है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये रूल कि जब भी हमारा एडजेक्टिव कर्ता कार्य करता है, जैसे कि रिच हमारा कर्ता का कार्य करे, ठीक है, सब्जेक्ट का कार्य करे, तो इससे पहले तो हम दा लगा देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि केवल रिच अकेले को हम नाउन के तौर पर यूज नहीं करेंगे या फिर इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करेंगे, इससे पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो ये तो आपने सीख लिया था, लेकिन ये याद रखिए कि जब भी इस तरीके से कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होती, कैसी, प्लुरल वर्ब यूज होती है। जैसे द रिच आर more wealthier more wealthy than the poor, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये सेंटेंस यूज करेंगे और इसमें हमेशा कैसे क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब ही लगाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अगले नियम की। जो अगला नियम है हमारा वो नन से रिलेटेड है, ठीक है। नन का क्या है कि नन के बारे में कई मतभेद हैं, ठीक। मतभेद ये हैं कि जो ग्रामरियंस हैं वो ये सोचते हैं कि कई जगह पे कुछ बोलते हैं कि इसका यूज होना चाहिए प्लुरल की तरीके से, लेकिन कई बोलते हैं कि इसका यूज होना चाहिए सिंगुलर तरीके से।
लेकिन अगर हम आधुनिक तौर पर देखें तो आधुनिक तौर पर इसका मॉडर्न यूज होता है केवल सिंगुलर के तौर पर, ठीक है, प्लूरल के तौर पर नहीं होता है। कई जगह पे आपको बुक्स जो हैं, पुरानी बुक्स हैं लिटरेचर की, उसमें आपको प्लूरल के तौर से यूज मिल जाएगा, लेकिन जो आधुनिक मॉडर्न तौर देखें तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक। तो इसका हम सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे नन इज इमोर्टल, ठीक है, नन इज इमोर्टल यानी कि कोई भी मरणशील, वो कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इमोर्टल तो हमारा पता ही है कि अमर होता है, लेकिन इज हमने नन के बाद क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर नन से ही रिलेटेड क्या होता है कि एक और रूल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एवरीवन से रिलेटेड बताया था, वैसे ही आपको नन से रिलेटेड होता है कि नन के बाद अगर ऑफ यूज हो जाए, ठीक है, जैसे नन ऑफ देम, ठीक, इज एज गुड एज ही, उनमें से कोई भी उसके जितना अच्छा नहीं है, नन ऑफ देम इज एज गुड एज ही, इस तरीके से मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो आप अब इसको कंपैरिजन मत कर लेना एवरीवन से, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से कंपैरिजन मत कर लेना कि उसमें कर दिया था, फिर भी हमारा कैसा यूज हुआ था, सिंगुलर यूज हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है नन के साथ, कि अगर नन के साथ हम ऑफ का यूज कर देते हैं और इसके बाद कोई प्लूरल यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हमेशा अगर जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो एवरीवन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल यूज होगा, ऐसे ही नन के बाद हमेशा प्लूरल यूज होगा, लेकिन उसमें सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। तो इज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, आर करेंगे, तो नन ऑफ देम आर एज गुड एज ही, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। सो ये नन से रिलेटेड था, नन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले नियम की, जो हमारा अगला रूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि यदि वाक्य में कुछ एडजेक्टिव फ्रेज जैसे मैनी ए या मोर देन ए, ठीक है, का प्रयोग होता है तो हमें उनके पश्चात आने वाला नाउन को सदैव सिंगुलर में ही रखना चाहिए। ये एक नियम है, ठीक है। कौन सा नियम है, मैनी, ठीक है, मैनी ए या मोर देन ए, ये, ठीक, मैनी ए या मोर देन ए काफी सेंटेंसेस में यूज होता है, तो इसका किस तरीके से यूज करते हैं उसको देखते हैं। जैसे बोल दिया जाए मैनी ए soldiers have sacrificed their lives, ठीक है। इस तरीके से एक सेंटेंस लिख दिया गया कि मैनी ए सोल्जर्स हैव sacrificed their lives, बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस लिख दिया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैंने भी बताया कि इनकी बात किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक। और फिर इसमें एक और गलती हो गई हमसे कि देयर लगा दिया हमने, तो देयर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे, ठीक। फिर लाइफ्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लाइफ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। पूरा देखना पड़ेगा कि कहीं और दूसरी जगह पे तो प्रीपोजिशन, वो जो हमारा प्रोनाउन वगैरह है या एडजेक्टिव वगैरह है, वो कहीं पे बहुवचन तो नहीं है, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे ये पजेसिव केस था, तो पजेसिव केस हमारा बहुवचन था, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सिंगुलर किया। सो इस बात को भी याद रखना है। जैसे कि हमारा लाइव्स कर दिया था, तो हम इसको क्या करेंगे, लाइफ करेंगे। सो मैनी ए सोल्जर्स हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रूल हमारा मैनी ए और मोर देन ए, सेम एज हमारा मोर देन ए यूज होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे नियम पर, अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम जो हमारा है वो सीधे से बात करें कि आप इसी से समझ लीजिए, मैनी या मोर से,
ठीक है। तो अभी तो मैंने बात किया था कि मैनी ए या मोर देन ए, ठीक। तो अकेला अगर मैनी और मोर यूज होता है तो आप प्लुरल ही लगाएंगे, फिर सिंगुलर नहीं लगाएंगे। अकेला मैनी और मोर यूज होगा तो क्या लगाएंगे, हम प्लुरल ही लगाएंगे, उसमें सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक रूल था, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले नियम की। जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रूल बताया था केजन अपोजिशन का, ठीक। केजन अपोजिशन में बताया था कि कर्ता के बाद केजन अपोजिशन यूज होता है, तब भी हम जो वर्ब यूज होती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक। सो इसमें क्या होता है, ये वाला रूल भी सेम ऐसे ही है जैसे इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। सेंटेंस में कहा गया है कि यह मैं हूं जो गलती के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखने में तो सेंटेंस हमें सही लग रहा है, क्या यहाँ पे एम हो जाएगा, आपको ये लग रहा होगा, तो ऐसा आपका सोचना गलत है कि यहाँ पे एम नहीं होगा, इट के अकॉर्डिंग इज ही लगेगा, ठीक है। सेम एज अगर हम सोचें कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी गलती है क्योंकि जो हु है वो हु किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो क्रिया लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आई के अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि हु के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इज नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। सो ये रूल काफी पूछा जाता है एग्जाम में, हु वाला। यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पे कोई हमारा वो निर्जीव चीज होती है तो विच यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज के लिए हम अकॉर्डिंग जो हु आता है, दैट आता है या विच आता है, तो उसके बाद जो क्रिया लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, उससे पहले हम जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं, ठीक है, जिसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लगती है, हमारी क्रिया लगती है, क्लियर। सो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले नियम की। जो अगला नियम है हमारा वो रिलेटेड है नॉट ओनली बट से, ठीक है। नॉट ओनली और बट से रिलेटेड है, ठीक। अब रूल कहता क्या है, तो उसके पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे समझते हैं कि सेंटेंस में जैसे कि बोल दिया जाए नॉट ओनली ही बट आई इज इन डेंजर, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए नॉट ओनली ही बट आई इज इन डेंजर, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ना केवल वह बल्कि मैं भी खतरे में हूं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बोला गया है। तो इसमें गलती क्या हो गई हमारी, कि इसमें हमारी गलती ये हो जाती है कि हम जो इज लगाते हैं वो ही के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, पहले वाले कर्ता के अकॉर्डिंग लगा देते हैं जो नॉट ओनली के लिए यूज होता है। बट ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ब यूज करते हैं वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे ईदर और यूज होता है, नाइदर नॉर यूज होता है, तो उसमें भी हम जो वर्ब यूज करेंगे वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे ईदर राम और श्याम, ठीक है, ईदर आई एंड यू, ठीक, तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा, यू क्योंकि यू लास्ट में आता है, क्रिया से बिल्कुल नजदीक है। तो जो नजदीक होता है, जो कर्ता क्रिया के नजदीक होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया लगाते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग है तो आई नजदीक है, तो जो एज है होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हमारा आई के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि जो हमारा एज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई एम में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एज नहीं आएगा, क्लियर। सो ये नॉट ओनली बट का यूज काफी किया जाता है। सेम एज हमारा यूज होता है ईदर और, नाइदर नॉर का यूज होता है, ठीक है। सो उसको भी याद रखिएगा, क्लियर। तो ये कुछ रूल्स थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। एक लास्ट रूल देख लीजिए आज का, जो लास्ट रूल है, फिर हमारा वर्ब टॉपिक खत्म हो जाता है। वर्ब में थोड़ा सा रह जाता है क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन टैग के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन टैग से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये CGL या SSC वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं लास्ट रूल की। लास्ट रूल हमारा है देशों के नाम से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कह दिया जाए इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात देश की नहीं हो रही है, इंडिया का मतलब होता है इंडियन टीम, भारतीय टीम, ठीक है। तो यहाँ पे टीम की बात हो रही होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या हैज नहीं लगाएंगे,
हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, यानी कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी मैच वगैरह की बात हो रही हो और उसमें जीतने या हारने की बात हो रही होती है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टीम के बारे में बात तो नहीं हो रही। तो अगर टीम के बारे में बात हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्रिया को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या हो जाएगा, इंडिया हैव वॉन द मैच। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा कुछ रूल्स थे वर्ब से रिलेटेड, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और अगर आपको वर्ब से कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।